नमस्कार दोस्तों, डेट है आज की 8 जून 2024 और स्वागत है आपका एटोरियल डिस्कशन में। डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा कोट देख लीजिए। हेनरी फोर्ड का कोट है। उन्होंने बोला था, द ओनली रियल सिक्योरिटी दैट ए मैन कैन हैव इन दिस वर्ल्ड इज ए रिजर्व ऑफ नॉलेज, एक्सपीरियंस एंड एबिलिटी। यहां पर देखो, सिक्योरिटी का मतलब जॉब के अंदर भी सिक्योरिटी से है और जॉब के बाहर भी सिक्योरिटी से है। मतलब एक तो जॉब से कोई निकाल ना दे, नौकरी ना चली जाए, और दूसरा जॉब के अंदर भी हाशिए पर ना धकेल दिया जाए, खराब पोस्टिंग ना दे दी जाए, या फिर आप समझ रहे हो सैलरी ना घटा दी जाए, डिमोशन ना कर दिया जाए, मनपसंद का काम ना दिया जाए। वो भी एक प्रकार से इंटरनल जॉब इनसिक्योरिटी आप कह सकते हो। देखो, हेनरी फोर्ड ये कहना चाहते थे, हम अक्सर देखते हैं नई नई टेक्नोलॉजीज आती रहती है, जैसे एआई आ गया तो कोडिंग वगैरह की इंपॉर्टेंस पहले के अपेक्षाकृत कम हो गई। बहुत सारी जॉब्स की रेलेवेंस अब धीरे धीरे खत्म हो रही है एआई की वजह से। कई बार हम देखते हैं इवन इकोनॉमीज में उतार चढ़ाव आते हैं, कोविड-19 जैसी महामारियां आती हैं, लेकिन देखो ऐसी सिचुएशन में ना वो लोग सर्वाइव कर जाते हैं जिसके पास में नॉलेज है, एक्सपीरियंस है, क्षमता है। तो हमें ना हमेशा समय के हिसाब से नई नई टेक्नोलॉजीज़ को, नई नई स्किल्स को सीखते रहना चाहिए, एक्सपीरियंस का फ़ायदा उठाना चाहिए। ऐसी सिचुएशन में वो लोग देखो कहीं भी सर्वाइव कर सकते हैं, जॉब के अंदर भी और जॉब के बाहर भी। तो ये हेनरी फोर्ड का कोट है। इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं इस कोट की बातों को इस्तेमाल हम कर सकते हैं। जैसे सिविल सर्वेंट्स भी अगर अपने आप को अपडेट नहीं करेंगे तो वो जॉब के अंदर इररिलेवेंट हो जाएंगे, उन्हें अच्छी पोस्टिंग नहीं मिलेगी। तो वहाँ पे इस टाइप के कोट्स का इस्तेमाल किया जा सकता है। आज 3 इश्यूज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बीच में ये बड़ा सा आर्टिकल है, द सेंटर इज नोशनल, द स्टेट्स आर रियल एंटिटीज। सेंटर स्टेट रिलेशंस से संबंधित ये आर्टिकल है। इसके अलावा 2 और आर्टिकल हम आज डिस्कस करेंगे। एक ऑफशोर गैम्बलिंग फर्म्स के बारे में, मतलब दूसरे देशों की वेबसाइट्स जो हमारे देश में सिटीजन्स से बैटिंग करवाती हैं, पैसा इकट्ठा करती हैं और लूट के चली जाती हैं। सरकार उन पे कंट्रोल नहीं इस्टेब्लिश कर पा रही है। तीसरा आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे ओकस से संबंधित, जिसमें 3 देश हैं, यूएस, यूके और ऑस्ट्रेलिया। इंडिया का क्या कंटेक्स्ट है, क्या पर्सपेक्टिव है इस आर्टिकल में, वो भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आज की डिस्कशन में फर्स्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल सेंटर और स्टेट रिलेशंस से संबंधित है। अपना सिलेबस में जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो, अभी जो लोकसभा इलेक्शंस का रिजल्ट आया है ना, इसमें बीजेपी को फुल मेजॉरिटी नहीं हासिल हुई है, लेकिन चुनाव प्रचार के दौरान ना काफ़ी सारे फेडरलिज्म से संबंधित इश्यूज हवा में रहे। जैसे देखो, 1 नेशन 1 इलेक्शन। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी का ये दावा करना कि अगर बीजेपी की सत्ता आती है तो बहुत सारे जो अपोजिशन के लीडर्स हैं वो जेल में होंगे, और भी बहुत सारे इश्यूज विपक्ष की तरफ से भी आए। इन इश्यूज से ना एक चीज जो कमजोर होती दिखाई दी वो थी फेडरलिज्म। बीजेपी की पिछली सरकार के दौरान बहुत सारे अपोजिशन रूल्ड स्टेट्स ने ना ये आरोप लगाया कि हमारे साथ ना सौतेला व्यवहार हो रहा है, और इसके लिए दिल्ली में और स्टेट कैपिटल्स में प्रोटेस्ट भी हुए। जैसे आपको याद होगा, केरला ने यह आरोप लगाया कि सेंट्रल गवर्नमेंट हमें और ज्यादा लोन नहीं लेने दे रही है डेवलपमेंट के लिए। इसके अलावा वेस्ट बंगाल का आरोप यह था कि सेंट्रल गवर्नमेंट मनरेगा के जो फंड्स हैं वो रिलीज नहीं कर रही है। कर्नाटक ने सेंट्रल गवर्नमेंट पे आरोप लगाया कि ड्रोट की रिलीफ के लिए फंड्स नहीं रिलीज कर रही है सेंट्रल गवर्नमेंट। मतलब जहां जहां अपोजिशन की सरकार थी ना, वहां वहां राज्यों ने आरोप लगाया सेंटर के ऊपर कि आप हमारे साथ अन्याय कर रहे हो। मामला सुप्रीम कोर्ट में भी गए, बहुत सारे मामले सुप्रीम कोर्ट में गए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बिना अपनी हेल्पलेसनेस जाहिर की और बोला कि देखो, ये जो इश्यूज हैं वो सेंटर और स्टेट को आपस में एमिकेबली यानी दोस्ती के साथ सुलझाने चाहिए। देखो, जब बीजेपी की सरकार आई थी ना 2014 में, तब कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की बात की गई थी कि सभी स्टेट्स और सेंटर टीम इंडिया है और सबको मिल के काम करना है, टीम इंडिया को आगे ले जाना है। लेकिन बाद में काफ़ी सारे इश्यूज सामने आए। सब इश्यूज के लिए सेंटर को दोषी नहीं करार दिया जा सकता। कुछ इश्यूज में सेंटर के कंसर्न्स जेन्युइन हैं और कुछ इश्यूज ऐसे जिनमें स्टेट्स के कंसर्न
जेन्यून है। लेकिन एक अच्छा एग्जाम्पल देखने को मिला, जीएसटी 2017 में आया। स्टेट्स के काफ़ी सारे कंसर्न्स थे, लेकिन बैठ के वो कंसर्न्स सुलझाए गए और फाइनली जीएसटी आया। शुरुआत में अच्छा काम नहीं किया जीएसटी ने, अभी भी काफ़ी सारी टैक्स स्लैब्स हैं जीएसटी में, लेकिन बावजूद इसके जीएसटी का जो आइडिया है वो देखो बहुत सही आइडिया है। काफ़ी डेवलप कंट्रीज में इंप्लीमेंट हो चुका है, हमारे देश में लेट इंप्लीमेंट हुआ। इसके बाद राइटर बोलते हैं, देखो एक चीज़ आप ध्यान में रखो, हमारे देश में जो स्टेट्स है ना, वो उनमें यूनिफॉर्मिटी नहीं है, अलग अलग टाइप के स्टेट हैं। असम की सिचुएशन अलग है, गुजरात की इकोनॉमिक सिचुएशन अलग है, वहाँ की ज्योग्राफी अलग है। आप तमिलनाडु को हिमाचल प्रदेश से कंपेयर नहीं कर सकते। यानी आप सभी राज्यों को डेवलप करने के लिए एक ही अप्रोच अपनाओगे तो देखो सारे राज्य डेवलपमेंट की तरफ आगे नहीं बढ़ सकेंगे, क्योंकि सबकी सिचुएशन अलग अलग है। सेम साइज डज नॉट फिट ऑल। तो इसलिए ना राज्यों को ऑटोनमी देना जरूरी है, उनको मौका देना जरूरी है कि आप अपने हिसाब से डेवलप करो, अपने हिसाब से पॉलिसीज बनाओ, लोकल सिचुएशन को देखते हुए। ये देखो ना सिर्फ फेडरलिज्म के लिए जरूरी है बल्कि डेमोक्रेसी के लिए भी जरूरी है। सेंट्रल गवर्नमेंट अगर हमेशा राज्यों के ऊपर अपनी विल इंपोज करेगा तो ये फेडरलिज्म के लिए ठीक नहीं है। अभी देखो स्टेट्स ना, राइटर बोलते हैं 3 तरह के इश्यूज फेस करते हैं। सबसे पहले एजुकेशन, हेल्थ, सोशल सर्विसेज। ये जो इश्यूज है ना, एजुकेशन कैसी होनी चाहिए, हेल्थ कैसा होना चाहिए, सोशल सर्विस, ये सभी राज्य अपने अपने हिसाब से हैंडल कर सकते हैं। दूसरे टाइप के इश्यूज जैसे देखो इंफ्रास्ट्रक्चर है, वाटर शेयरिंग है, इनमें ना विभिन्न स्टेट्स के बीच में कोऑर्डिनेशन की आवश्यकता होती है। आंध्रा और तेलंगाना के बीच में पानी का बंटवारा कैसा होगा, दोनों स्टेट्स के बीच में कोऑर्डिनेशन की जरूरत है। और तीसरे नंबर पे है करेंसी और डिफेंस। अब करेंसी डिफेंस ये इशू है ऐसे कि पूरे स्टेट्स में सिमिलर ढंग से इन इश्यूज को टैकल करना जरूरी है, और यहां पे सेंटर की ज्यादा आवश्यकता है, यूनियन गवर्नमेंट की यहां पे ज्यादा आवश्यकता है। राइटर बोलते हैं देखो अगर पहले इशू को छोड़ दो ना, एजुकेशन, हेल्थ, सोशल सर्विस, जो स्टेट्स अपने हिसाब से हैंडल कर सकते हैं, लास्ट के 2 इश्यूज में हायर अथॉरिटी चाहिए, सेंटर जो कोऑर्डिनेशन इस्टेब्लिश कर सकता है और यूनिफॉर्मिटी इस्टेब्लिश कर सकता है। देखो चाहे सेंटर हो या फिर स्टेट्स हो, अगर डेवलपमेंट लानी है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना है, सैलरीज देनी है, तो चाहिए पैसा। और पैसा कहाँ से कमाया जाता है? टैक्सेस से, नॉन टैक्सेस सोर्सेज से और उधार लेके। हमारे संविधान में ना सेंटर को ज़्यादा बड़ा रोल दिया गया है रिसोर्सेज रेज करने के लिए, यानी पैसा रेज करने के लिए, क्योंकि संविधान निर्माताओं का मानना था सेंट्रली अगर टैक्स इकट्ठा किया जाएगा ना तो ज़्यादा एफिशिएंसी के साथ इकट्ठा किया जा सकता है। तो इसी प्रकार से पर्सनल इनकम टैक्स, कॉरपोरेशन टैक्स, कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी, ये सब सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा इकट्ठी की जाती है, बाद में शेयरिंग होती है स्टेट्स के साथ में। इसके अलावा जीएसटी दोनों सेंटर और स्टेट्स के द्वारा इकट्ठा किया जाता है और बाद में शेयरिंग होती है। लेकिन ज़्यादातर सोर्सेज आप देखोगे ना, ज़्यादातर रिसोर्सेज को कंट्रोल किया जाता है सेंटर के द्वारा। स्टेट के पास में बहुत कम रिसोर्सेज बचते हैं। फाइनेंस कमीशन समय समय पर गठित किया जाता है, जैसा कि आप जानते हो, ये डिसाइड करने के लिए कि जो टैक्स का पैसा इकट्ठा किया गया है उसमें से कितना सेंटर को मिलेगा, कितना स्टेट को मिलेगा, और स्टेट्स में भी अलग अलग राज्यों को कितना मिलेगा, उसके लिए भी फॉर्मूला तैयार किया जाता है फाइनेंस कमीशन के द्वारा। बट देखो चूंकि ये फाइनेंस कमीशन गठित किया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, तो ये फाइनेंस कमीशन अक्सर ना बाइस्ड होता है सेंटर के फेवर में। समझ गए? फाइनेंस कमीशन अक्सर बाइस्डनेस के साथ काम करते हैं, सेंटर के पक्ष में ज़्यादा इंक्लाइंड होते हैं। आमतौर पे देखो फाइनेंस कमीशन इस चीज़ पे फोकस करता है कि इनइक्वालिटी को देश में कम किया जाए। जो राज्य गरीब है ना उन्हें ज़्यादा पैसा दिया जाए, जैसे बिहार है, ताकि वो ना बराबर आ सके बाकी राज्यों के। अगर फाइनेंस कमीशन बिहार जैसे राज्यों को सपोर्ट नहीं करेगा तो फिर देखो ये जो बिहार है और ज़्यादा अंडर डेवलप होता जाएगा और अमीर राज्य और ज़्यादा अमीर होते जाएंगे। ये देश के लिए अच्छी चीज़ नहीं है। लेकिन किस प्रकार से फाइनेंस कमीशन ये करता है, बिहार से क्या रिफॉर्म की उम्मीद करता है ज़्यादा पैसा देने के बाद में, इस पर एक डिबेट हो सकती है। और बाकी राज्यों का भी यही कहना है कि बिहार को ज़्यादा पैसा दिया जाए तो कम से कम एक
आप परफॉर्म करोगे उसके बाद ज़्यादा पैसा दिया जाए। परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव होना चाहिए। बिहार की सरकार करके दिखाए, कुछ रिफॉर्म ला के दिखाए, ग्राउंड लेवल पे सिचुएशन चेंज करके दिखाए, उसके बाद ज़्यादा पैसा, तो फिर ज़्यादा बढ़िया होगा, एफिशिएंसी आएगी। और जो अमीर राज्य हैं ना, जैसे साउथ के राज्य हैं या फिर महाराष्ट्र हैं, वो बोलते हैं कि देखो टैक्स हम ज़्यादा देते हैं, बदले में हमें कम मिलता है। जैसे मुंबई का एग्जाम्पल लीजिए। मुंबई में कुछ लोग कहते हैं कि मुंबई इतना ज़्यादा टैक्स रेवेन्यू देती है, बदले में मुंबई को कम पैसा मिलता है। लेकिन देखो एक चीज़ समझने की आवश्यकता है, मुंबई देश की फाइनेंस कैपिटल है। वहाँ पे बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, अकाउंट वहाँ पे बनते हैं कंपनीज के, तो जहाँ पे हेडक्वार्टर होगा वहीं से तो टैक्स दिया जाएगा ना। तो इस वजह से मुंबई ज़्यादा टैक्स पे करता है, क्योंकि अकाउंटिंग वहाँ पे होती है। कोई ज़रूरी नहीं प्रोडक्शन वहाँ पे होती है, मार्केट वहाँ पे है, ये भी ज़रूरी नहीं है। अमीर राज्यों को ये समझना चाहिए, जो गरीब राज्य हैं ना, जैसे बिहार, यूपी, ये आपको इतनी बड़ी मार्केट प्रोवाइड कर रहे हैं, तभी आपकी कंपनीज डेवलप हो रही हैं, आप डेवलप हो रहे हो, समझे। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में देखो राइटर ये बोलते हैं, देखो सेंटर ना पैसा खर्च करता है स्टेट में, अलग से भी पैसा खर्च करता है फाइनेंस कमीशन के अलावा। तो स्टेट्स चाहते हैं सेंटर हमारे यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा पैसा खर्च करे, ज़्यादा से ज़्यादा इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हों, बट ना सेंटर उन राज्यों में ज़्यादा पैसा खर्च करता है जहाँ पे वही रूलिंग पार्टी है। जैसे अभी आप देखोगे बीजेपी कहती है डबल इंजन की सरकार, मतलब यूपी में डबल इंजन की सरकार, मतलब सेंटर में भी सेम गवर्नमेंट और यूपी में भी सेम गवर्नमेंट। तो जहां पे देखो डबल इंजन की सरकार है, उन राज्यों को पैसा ज्यादा मिलता है, ऐसा अपोजिशन रूल्ड स्टेट्स का कहना है। कुछ ना कुछ देखो ऐसा मैकेनिज्म होना चाहिए कि इस चीज में ना पॉलिटिक्स ना हो। ऐसा नहीं है कि ये चीज अभी होनी स्टार्ट हुई है, पहले भी होती रही है, इररिस्पेक्टिव ऑफ कौन सी पार्टी सेंटर में रही है। जैसे यूपीए जब सत्ता में थी तब वो सरकार भी डिस्क्रिमिनेशन करती थी, उससे पहले की सरकारें भी डिस्क्रिमिनेशन करती थी। तो इस चीज को हमें अब चेंज करने की आवश्यकता है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट राइटर ये कहते हैं, देखो सेंटर की जो आइडेंटिटी है ना वो फिक्शनल है। असल में पैसा कहां पे खर्च होता है? स्टेट्स में। असल में पैसा कहां से आता है? स्टेट से आता है। तो इस वजह से स्टेट्स को ज्यादा पावर्स देने की आवश्यकता है। सेंटर सपोर्ट करे स्टेट्स को। सेंटर की ताकत क्या है? एफिशिएंसी। जितने अच्छे ढंग से सेंटर पॉलिसीज इंप्लीमेंट कर सकता है उतने अच्छे ढंग से स्टेट नहीं कर सकता। हाँ, कई चीजें ऐसे जरूर हैं जहां से सेंटर भी स्टेट से सीखता है, बट आमतौर पे देखो इकोनॉमी हो या फिर दूसरी चीजें हो, सेंटर का इंप्लीमेंटेशन सही रहता है। ऐसा देखा गया है आज़ादी के बाद से ही। तो सेंटर ना स्टेट्स को सपोर्ट करे एफिशिएंसी लाने में, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, गुड पॉलिसी मेकिंग में। ये राइटर का मानना है। एक फाइन बैलेंस इस्टेब्लिश करने की आवश्यकता है सेंटर और स्टेट्स के बीच में। नई सरकार जब शपथ लेगी, नई सरकार बनेगी, उसके बाद। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया। चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल देखो, इलीगल ऑफशोर गैम्बलिंग प्लेटफॉर्म से संबंधित हैं। आप सिलेबस में जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो बहुत सारी वेबसाइट्स जो हमारे देश में रजिस्टर्ड नहीं है, जो किसी दूसरे देश में रजिस्टर्ड हैं, फॉर एग्जांपल यूके में, सोमालिया में, यूएस में, बट देखो उन वेबसाइट्स पे ना हमारे देश में बैटिंग लगती है। इलीगल ढंग से ये जो गैम्बलिंग प्लेटफॉर्म्स है ना चल रहे हैं। सरकार इस प्रकार की गैम्बलिंग को बैन करती है और सरकार हाल ही में एक रूल लेके आई, ये जो प्लेटफॉर्म्स है ना गेमिंग वाले, चाहे वो स्किल वाले हों या फिर बैटिंग वाले हों, कोई भी हों, सब पे ना 28% जीएसटी लगेगा, जितना अमाउंट डिपॉजिट होगा उस पे। बट देखो ये जो ऑफशोर बैटिंग प्लेटफॉर्म्स है ना, वो यहाँ पे इंडिया में रजिस्टर्ड ही नहीं है। वो सरकार को ये जीएसटी दे ही नहीं रहे। चोरी छुपे ये जो प्लेटफॉर्म्स हैं वो ऑपरेट होते रहते हैं और सेंटर को, हमारे देश को भारी रेवेन्यू लॉस हो रहा है और हमारे देश के लोग गैम्बलिंग कर रहे हैं, बैटिंग कर रहे हैं इन वेबसाइट्स पे जो हमारे देश से ऑपरेट नहीं होती, दूसरे देशों से ऑपरेट होती हैं। तो हमारे देश के लोगों का पैसा खराब हो रहा है इन बैटिंग प्लेटफॉर्म्स की वजह से। अब इनको अच्छे से रेगुलेट करने की आवश्यकता है। वैसे देखो ज्यूरिडिक्शन किसकी है? संविधान के हिसाब से ज्यूरिडिक्शन है स्टेट की, गैम्बलिंग वगैरह स्टेट का काम है। बट दिक्कत यह है जब स्टेट को ये सब्जेक्ट दिया गया था ना, तब इंटरनेट नहीं था,
तब फिजिकली बैटिंग होती थी, फिजिकल गैम्बलिंग सोचा गया था संविधान निर्माताओं के द्वारा, बट अब टाइम चेंज हो चुका है। अब देखो, अगर इंटरनेट वाली ये ऑनलाइन गैम्बलिंग स्टेट को डोमेन में डाली जाएगी तो ये सिचुएशन हो जाएगी, वेबसाइट जो है गैम्बलिंग वाली वो किसी स्टेट में दिख रही होगी, किसी स्टेट में नहीं दिख रही होगी, तो बहुत कॉम्प्लेक्स सिचुएशन पैदा हो जाएगी। तो आवश्यकता ये है, ये जो ऑनलाइन गैम्बलिंग या ऑनलाइन बैटिंग वाला सब्जेक्ट है ये सेंटर को दिया जाए, सेंटर इस पे कानून बनाए, समझे? क्योंकि देखो, ये जो ऑफशोर मतलब जो देश में नहीं रजिस्टर्ड गैम्बलिंग वेबसाइट्स हैं, इलीगल ढंग से काम करती हैं, इनको ना पूरे देश में सेम ढंग से टैकल करना जरूरी है। इसके लिए प्रोविजन अपकमिंग डिजिटल इंडिया एक्ट में किया जा सकता है। कई बार तो देखो ऐसा भी देखा जाता है कि ये जो बैटिंग वाली वेबसाइट्स या फिर एप्लीकेशंस है ना, ये सरोगेट एडवर्टाइजमेंट करती हैं। सरोगेट एडवर्टाइजमेंट मतलब पहले भी मैंने आपको बताया है, जैसे किंगफिशर है, किंगफिशर की ऐड आपने देखी होगी। किंगफिशर एडवर्टाइजमेंट दिखाने के लिए किसी और चीज़ का करे, लेकिन वास्तव में वो अपनी बियर अल्कोहल की एडवर्टाइजमेंट कर रही होती है। इंपीरियल ब्लू फेमस एडवर्टाइजमेंट आती थी, म्यूजिक एंड सीडीज, मैन विल बी मैन। असल में देखो, वो म्यूजिक एंड सीडीज नहीं बेच रहे होते, वो अल्कोहल बेच रहे होते हैं। तो ये सरोगेट एडवर्टाइजमेंट करते हैं बैटिंग वाले, दिखाने के लिए और किसी चीज़ की एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, बट वास्तव में एडवर्टाइजमेंट कर रहे होते हैं बैटिंग एप्लीकेशंस की। क्योंकि बैटिंग पे एडवर्टाइजमेंट नहीं की जा सकती, तो इसलिए वो सरोगेट एडवर्टाइजमेंट का सहारा लेते हैं। इसके बाद देखो, एक अच्छा सजेशन राइटर देते हैं, जीएसटी एक्ट का सेक्शन 14A और आईटी एक्ट 2000 का सेक्शन 69A, इन दोनों का सहारा लिया जा सकता है। जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करती हैं बैटिंग वेबसाइट्स और एप्लीकेशंस हमारे देश के सिटीजन्स के साथ, उसे रोकने के लिए। लेकिन इसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक तरफ, दूसरी तरफ डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ जीएसटी इंटेलिजेंस, दोनों के बीच में ना कोऑर्डिनेशन चाहिए। समझ गए? मतलब जो भी सिटीजन पेमेंट कर रहे हैं इन बैटिंग वेबसाइट्स और एप्लीकेशंस को, उन पेमेंट्स को ट्रैक किया जाए, कौन सी पेमेंट विदेशी वेबसाइट्स या फिर एप्लीकेशंस को की जा रही है। ट्रांजैक्शंस की इंटेलिजेंस इकट्ठा करना जरूरी है ताकि कार्रवाई की जा सके। इसके लिए एआई का सहारा लिया जा सकता है। और लास्ट में राइटर एक चीज़ सजेस्ट ये करते हैं, देखो जो स्किल वाली एप्लीकेशन है ना, गैम्बलिंग वाली अलग है, बैटिंग वाली अलग है, स्किल वाली जिसमें स्किल का यूज होता है, उसके लिए सरकार सपोर्टिव रहे, ताकि ना एंटरटेनमेंट की ये वेबसाइट्स या फिर एप्लीकेशंस हमारे देश में अच्छे से काम करती रहें, ये भी इंश्योर करना जरूरी है। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया, चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल देखो, ओकस पे फोकस से संबंधित है। आप जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। ओकस देखो 3 देशों का ग्रुप है, जिसमें यूएस है, यूके है और ऑस्ट्रेलिया है। और दूसरी तरफ क्वेड है। क्वेड में 4 देश हैं, ऑस्ट्रेलिया है, यूएस है, इंडिया है और जापान है। राइटर कह रहे हैं क्वेड देखो ज़्यादा कुछ अभी तक नहीं कर पाया है, लेकिन बल्कि 2021 में जो ओकस ग्रुप बना था ना, ये ज़्यादा एक्टिव है क्वेड ग्रुप के मुकाबले में। जब ओकस ग्रुप बना था तब यूएसए ने कहा था हम न्यूक्लियर सबमरीन प्रोपल्सन टेक्नोलॉजी देंगे ऑस्ट्रेलिया को, और ये जो टेक्नोलॉजी है ना, ये यूएस ने इससे पहले सिर्फ यूके को दी थी और अब ऑस्ट्रेलिया को देने जा रहा है, ये ओकस ग्रुप बनने के बाद में। इंडिया को भी यूएस ने ये टेक्नोलॉजी नहीं दी है, ये न्यूक्लियर सबमरीन प्रोपल्सन टेक्नोलॉजी, लेकिन ये विदाउट न्यूक्लियर वेपन्स हैं। राइटर कहते हैं जो ओकस ग्रुप है और भी काफ़ी सारे पिलर्स पे फोकस कर रहा है, जैसे देखो एआई है, क्वांटम टेक्नोलॉजी है, इनोवेशन है, इंफॉर्मेशन शेयरिंग है, साइबर है, अंडर सी, हाइपरसोनिक, काउंटर हाइपरसोनिक, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर, इन सब पे फोकस कर रहा है। पिछले हफ्ते इनकी एक क्लोज कोऑर्डिनेशन मीटिंग हुई थी, जिसमें इन तीनों ने डिसाइड किया हम एक ट्राइलेटरल एल्गोरिथम बनाएंगे, जिसकी सहायता से हम ना इंडो पैसिफिक रीजन में चाइनीज सबमरीन्स को ट्रैक करेंगे। देखो इन 3 देशों के पास में ना P8 पोजोइडन सोनोबॉयज हैं, इसकी सहायता से ना सबमरीन्स को बढ़िया ढंग से ट्रैक किया जा सकता है। तीनों देशों के पास में है, यूएस, यूके के पास में और ऑस्ट्रेलिया के पास में। अब मान लीजिए, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं क्योंकि ये डेटा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है।
यूएसए के पास में ये जो एयरक्राफ्ट है ना, मान लीजिए 8 हैं, यूके के पास मान लीजिए 10 हैं, ऑस्ट्रेलिया के पास मान लीजिए 9 हैं। तो अलग अलग एरियाज में यूएस के एयरक्राफ्ट, ये सबमरीन्स को ट्रैक करने वाले यूके के एयरक्राफ्ट और ऑस्ट्रेलिया के एयरक्राफ्ट अलग अलग एरियाज में घूमेंगे, चाइनीज सबमरीन्स को ट्रैक करेंगे, डेटा इकट्ठा होके आएगा, तीनों देशों को इंटेलिजेंस में फ़ायदा होगा। तो देखो कितना बढ़िया है। तो इन तीन देशों का ना कोऑर्डिनेशन अच्छे से चल रहा है। बल्कि ये चाइनीज सबमरीन का डेटा जो है ना, ये अपने 5 आइज पार्टनर को भी शेयर नहीं करेंगे, जिसमें कनाडा और न्यूजीलैंड भी है। इंडिया के पास भी ये एयरक्राफ्ट हैं, इंडिया ने भी परचेज किया हुआ है, बट इंडिया को इन 3 देशों की इंटेलिजेंस का फायदा नहीं मिलेगा। समझ गए? राइटर कहते हैं देखो, यूएस ना ऑस्ट्रेलिया के लिए इतना कुछ करने के लिए तैयार इसलिए है क्योंकि यूएस को लगता है कि ऑस्ट्रेलिया ना उसे सपोर्ट करेगा जब ताइवान में क्राइसिस पैदा होंगे। अगर चाइना ने ताइवान के ऊपर अटैक कर दिया तो उस समय ऑस्ट्रेलिया हमें सपोर्ट करेगा। देखो, इवन सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद से जितने भी युद्ध यूएस ने लड़े हैं ना, सब में ऑस्ट्रेलिया ने यूएस का साथ दिया है। यूएस की फोर्सेस के साथ ऑस्ट्रेलिया की फोर्सेस लड़ी हैं। तो इसलिए यूएस को ना ऑस्ट्रेलिया पे ज़्यादा भरोसा है। अमेरिका का सबसे ट्रस्टेड रिलायबल अलाई इंडो पैसिफिक रीजन में यूएस है, ये ऑस्ट्रेलिया है। समझे? बल्कि वर्ल्ड वार 1 लिखा हुआ है। वर्ल्ड वार 1 के बाद में ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका ने सारे युद्ध मिल के लड़े हैं। इसलिए सबसे ट्रस्टेड पार्टनर कौन इंडो पैसिफिक रीजन में? यूएस का ऑस्ट्रेलिया। वैसे जापान भी अच्छा पार्टनर है, लेकिन देखो जापान आज के समय में ना उतना एग्रेसिव नहीं है, और वैसे भी टेक्नोलॉजी के मामले में ना जापान को उतना कोऑपरेशन की आवश्यकता नहीं है। जापान टेक्नोलॉजी के मामले में ऑलरेडी काफ़ी आगे हैं, और ऑस्ट्रेलिया को यूएस टेक्नोलॉजी वगैरह इसलिए दे रहा है, समय आने पे ऑस्ट्रेलिया जो है ना अपनी औकात से बड़ा वार करे। मतलब कुछ लेटेस्ट और वेरी लीथल वेपन्स ऑस्ट्रेलिया के पास होने चाहिए। और बात करें इंडिया की, देखो इंडिया की अपनी कंपल्सन्स हैं। इंडिया स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी चाहता है। इंडिया का बॉर्डर लगता है चाइना के साथ में। चाइना के पास में काफ़ी कार्ड्स हैं इंडिया के अगेंस्ट प्ले करने के लिए। बॉर्डर पे इंडिया टेंशन्स नहीं चाहता। इसलिए जब यूएस इंडिया को बोलता है ना कि चलो चाइना के अगेंस्ट एक्सरसाइज करते हैं इंडियन ओशन में, तो इंडिया असहज महसूस करता है, अनकंफर्टेबल फील करता है। इंडिया कहता है यार चोरी छुपे करते हैं ना भाई, चाइना की नज़रों में नहीं आते हैं। तो ये चीज़ यूएस को अच्छी नहीं लगती। यूएसए को लगता है कि यार इंडिया खुल के तो सामने आ नहीं रहा है चाइना के अगेंस्ट। इंडिया की अपनी कंपल्सन्स है, जैसे मैंने आपको बताया चाइना के साथ हमारा बॉर्डर लगता है। यूएसए तो एक्सरसाइज करेगा, इंडियन ओशन में चला जाएगा, हमें तो यहीं रहना है, चाइना के साथ ही रहना है, हमारा पड़ोसी देश है, और पड़ोसी से डेली डेली लड़ाई इंडिया नहीं चाहता। ये दिक्कत है। तो इंडिया को ये सबमरीन्स चाहिए ना, यूएस से नहीं मिलने वाली है, तो इंडिया किसका रुख कर सकता है? फ्रांस का रुख कर सकता है। फ्रांस और इंडिया के बीच में रिश्ते काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। फ्रांस ने ऑलरेडी दूसरी सबमरीन्स इंडिया को दी है। तो न्यूक्लियर सबमरीन्स फ्रांस की भी काफ़ी ज़्यादा रेपुटेड है, काफ़ी ज़्यादा रेपुटेशन है, वैल्यू है मार्केट में। तो न्यूक्लियर सबमरीन्स के लिए ना इंडिया फ्रांस के साथ डील साइन कर सकता है। और बल्कि फ्रांस की मैरीटाइम न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी ना यूएसए से एडवांस्ड है। तो कुल मिला के देखो, इंडिया को यूएस की न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी चाहिए सबमरीन वाली, तो यूएस हमें नहीं देगा। उसका एक सॉल्यूशन है फ्रांस। फ्रांस के साथ हमारे रिश्ते भी बढ़िया हैं और इंटरेस्ट भी कन्वर्ज होते हैं। फ्रांस की सबमरीन भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाली है। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया। लास्ट में क्वेश्चंस देख लेते हैं। आज देखो एक ही क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है, सेंटर स्टेट रिलेशन से संबंधित। ये पूरा टॉपिक हमने डिस्कस किया है, आसानी से आप इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। मिलते हैं एक नई डिस्कशन के साथ, तब तक आप अच्छे से पढ़िए, अपना ख्याल रखिए।